गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। हमने लास्ट टाइम आपको समझाया था रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन जो है इनके फैक्टर अफेक्टिंग हम पढ़ेंगे कि रिएक्शन कब ज़्यादा होती है कब कम होती है, ये सब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो इसमें पहला जो आपका आता है डिपेंडेंस, वो आता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। जैसे एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन लेते हैं a + b = c। तो ये क्या है अपने रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट की किस पे डिपेंड करता है, ये करता है नेचर पे। किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट के नेचर पे मान लो, जैसे मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ, कुछ रिएक्टेंट होते हैं वो आयोनिक रिएक्शन शो करते हैं, कुछ जो होते हैं वो उनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड होता है, कुछ के अंदर आयनिक रिएक्शन मीन्स आयनिक बॉन्ड होता है। तो जब रिएक्शन प्रोसीड करती है तो आयनिक रिएक्शन का मतलब सॉल्यूशन के अंदर ये किस में टूट जाएगा? आयंस में। और ये सॉल्यूशन के अंदर ब्रेक नहीं होता है, डू नॉट ब्रेक। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब अगर आयनिक रिएक्शन होगी तो वो फास्ट हो जाएगी, और अगर कोवलेंट बॉन्ड होगा तो कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक होने में एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए रिएक्शन कंपेरेटिव टू आयनिक रिएक्शन क्या होगी? स्लो होगी। तो क्या बोलोगे? हम बोलेंगे कि द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। द नेचर ऑफ द रिएक्टेंट वो which show ionic reaction are very fast या rapidly, but covalent bond contain reaction show slowly because ionic compound are decomposed into ions in the solution, but कोवलेंट जो बॉन्ड होते हैं वो कंज्यूम करते हैं एक पार्ट ऑफ एनर्जी। कोवलेंट बॉन्ड कंज्यूम ए पार्ट ऑफ एनर्जी टू ब्रेकिंग द बॉन्ड। तो कहने का मतलब हुआ कि कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, जैसे अगर रिएक्टेंट ये टेक पार्ट कर रहा है तो ये 4 कोवलेंट बॉन्ड है, इनको ब्रेक करने के लिए कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। और जैसे NaCl इनमें आयंस है तो ये आयन खुद ही आयन सॉल्यूशन में क्या हो जाएंगे? ब्रेक हो जाएंगे। तो ये जब ब्रेक हो जाएंगे तो इनके अंदर तो रिएक्शन, क्योंकि आयंस अब अलग अलग हो गए तो रिएक्शन जल्दी होगी, बट इसमें ये पार्ट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद ये क्या होगी? थोड़ी स्लो होगी कंपेरेटिव टू आयनिक। इसका मतलब जो रिएक्शन है वो इस रिएक्टेंट की नेचर पे होगी। कुछ रिएक्टेंट होंगे आयनिक रिएक्शन दिखाएंगे, कुछ रिएक्टेंट होते हैं वो कोवलेंट रिएक्शन दिखाएंगे। तो जो आयनिक होते हैं वो फास्ट रिएक्शन शो करेंगे और जो कोवलेंट रखेंगे वो स्लो करेंगे। दूसरा होता है जो होता है वो होता है आपका नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। जैसे अपने पास A + B रिएक्शन है, ये बड़ा है अपने पास प्रोडक्ट। तो दूसरा जो है वो क्या है? इनकी नेचर पे डिपेंड हो गया। अब इनकी है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट है उनकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि जैसे ये कितना है, इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया रेट जो आपकी होती है, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट होते हैं उनकी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली होता है। मतलब अगर आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे तो उनके बीच में कोलिजन ज़्यादा होगा, और कोलिजन अगर ज़्यादा होगा तो रिएक्शन की स्पीड क्या होगी? ज़्यादा होगी, ठीक है। इसका मतलब अगर रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा होंगे, तो एक दूसरे से कोलिजन ज़्यादा होगा, तो रिएक्शन की स्पीड क्या होगी? ज़्यादा होगी। तीसरा जो फैक्टर डिपेंड करता है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर आपको पता है काइनेटिक थ्योरी में है कि वेलोसिटी जो आपकी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर होती है, ठीक है। यानी कि वेलोसिटी बढ़ाने से पार्टिकल्स की वेलोसिटी टेम्परेचर बढ़ाने से पार्टिकल्स की वेलोसिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। वेलोसिटी बढ़ जाती है तो कोलिजन बढ़ेगा। अब सारे बच्चे यहाँ ध्यान से पॉइंट सुने, ये आगे आएगा बट यहाँ यूज हो रहा है कोलिजन थ्योरी।
तो इसमें से एक पॉइंट बता देता हूँ, कोलिजन होता है जैसे मान लो रिएक्टेंट आप लेके प्रोडक्ट बना रहे हो, तो रिएक्टेंट जो होते हैं उनके पार्टिकल एक दूसरे से कोलाइड होते हैं, ठीक है। जैसे ये पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है, ये एक दूसरे से जब कोलाइड होगा तभी रिएक्शन शुरू होगी। और अब कोलिजन जो आपके होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है इफेक्टिव और दूसरा होता है अनइफेक्टिव। तो इफेक्टिव कोलिजन मतलब अगर वह पार्टिकल हेड ऑन हेड टकराए, यानी कि इस तरह से एक दूसरे से स्ट्राइक करें तो वो रिएक्शन ज़्यादा करेंगे, और अगर ऐसे साइड वाइज अगर टकराते हैं तो वो कम करेंगे। तो इसका मतलब जब वेलोसिटी टेम्परेचर बढ़ता है तो इन पार्टिकल की क्या बढ़ जाती है, वेलोसिटी बढ़ जाती है। अब इनकी वेलोसिटी अगर बढ़ गई तो ये एक दूसरे से ज़्यादा स्ट्राइक होंगे, तो रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। और क्या बोलोगे, एट एवरी 10 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, डबल। रिएक्शन की स्पीड क्या हो जाएगी, डबल। अगर आप 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन कितनी हो जाएगी, डबल, ठीक है। अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन देख रहे हो, वो मान लो 5 है, तो 10 डिग्री पे कितनी हो जाएगी, 5 का डबल कर दो 10 हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, तो रेट ऑफ रिएक्शन है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो कैसे ध्यान रखोगे, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो कोलिजन पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ती है, वेलोसिटी बढ़ती है तो कोलिजन बढ़ता है, कोलिजन बढ़ता है तो इफेक्टिव कोलिजन बढ़ता है। और रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इफेक्टिव कोलिजन के। इफेक्टिव को वैसे समझने के लिए, मान लो दो बस है वो आमने सामने से स्ट्राइक हो गई, तो उनके अंदर बैठी हुई जो सवारी होती है उनकी ज़्यादा चोट लगेगी। तो इसका मतलब कोलिजन अगर प्रॉपर होता है तो रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा होगी। इम्प्रॉपर है, दो बस है साइड से टच होकर चलेगी तो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो रिएक्शन की स्पीड है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली होती है, और एट एवरी 10 डिग्री सेल्सियस रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डबल, ठीक है। तो सेकंड थर्ड पार्ट आपको समझ में आया। पहला क्या था, नेचर, दूसरा क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और तीसरा क्या था, टेम्परेचर। चौथा क्या है आपका, कैटलिस्ट। चौथा क्या है, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट आप जानते हैं जो रिएक्शन के अंदर बिना टेक पार्ट के रिएक्शन की स्पीड को क्या कर देते हैं, ज़्यादा कर देते हैं, उनको क्या कहते हैं, हम कैटलिस्ट कहते हैं। तो क्या कहोगे, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। देखो कैटलिस्ट increase the speed of reaction। कैटलिस्ट जो होता है, जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है, वो क्या करता है, रिएक्शन के अंदर उनके पार्टिकल्स के एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देता है, और रिएक्शन की स्पीड क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। और जो रिएक्टेंट है वो इक्विलिब्रियम, जैसे ये प्रोडक्ट में गया, ये इक्विलिब्रियम सेटअप होगा, इसमें क्या होगा, इसमें इक्विलिब्रियम सेटअप ये करने की हेल्प करेगा। तो कैटलिस्ट क्या करता है, एक अल्टरनेट पाथ देता है। मान लो रिएक्टेंट से आप प्रोडक्ट में जा रहे हो, तो यहाँ पर अगर कैटलिस्ट ये यूज हो रहा है, तो ये कैटलिस्ट क्या करता है, इसको इसमें जाने के लिए इसको एक अलग से पाथ देता है, इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के स्पीड को बढ़ा देता है। तो क्या करता है ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में, मीन्स दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम सेटअप करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इसका मतलब प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा। क्यों, क्योंकि वो इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम सेटअप करना चाहता है। अब नेक्स्ट आपका आता है पांचवा जो फैक्टर है जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है, वो आपका आता है सरफेस एरिया। पांचवा क्या आता है आपका, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब ये याद रखना, लार्जर द कोलिजन आई, कोलिजन में भी इफेक्टिव कोलिजन, तो रेट क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव कोलिजन, ठीक है। तो इफेक्टिव कोलिजन अगर ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो कहने का मतलब सरफेस एरिया क्या होगा, पार्टिकल का साइज अगर छोटा है, सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो उसको ज़्यादा पार्टिकल के साथ कोलिजन करने का मौका मिलेगा। ज़्यादा मान लो ये सरफेस एरिया एक तो इतना है, पार्टिकल को इस पे टकराना है,
एक इतना है पार्टिकल को इनके ऊपर टकराना है, तो इनके ऊपर भी तो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं काफ़ी, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इस पे ज़्यादा होंगे या इस पे ज़्यादा होंगे, इस पे ज़्यादा होंगे। अब इस पे ज़्यादा होंगे तो इन दोनों के बीच का कोलिजन क्या होगा, ज़्यादा होगा। कोलिजन ज़्यादा होगा तो इफेक्टिव कोलिजन भी ज़्यादा होगा, और रेट ऑफ रिएक्शन इफेक्टिव कोलिजन पे डिपेंड करती है। इसका मतलब क्या हुआ, सरफेस एरिया बढ़ाने से रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा होती है। क्यों, क्योंकि उसको ज़्यादा सरफेस एरिया है, ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहा है, तो रिएक्शन पे ज़्यादा स्ट्राइक होने के चांस रहेंगे, ज़्यादा कोलिजन होंगे, स्ट्राइक होने मतलब कोलिजन ज़्यादा होंगे तो इफेक्टिव कोलिजन ज़्यादा होगी, और रिएक्शन जो होती है वो इस इफेक्टिव कोलिजन पे ही डिपेंड करती है। पांचवा जो था वो सरफेस एरिया था। सिक्स्थ जो है आपका वो है, सिक्स्थ जो है वो है लाइट या रेडिएशन। तो देखो दो तरह की रिएक्शन होती है, एक होती है जो डार्क में होती है और एक होती है जो लाइट में होती है, सनलाइट में। तो जो डार्क में होती है और जो लाइट में सनलाइट में होती है उनमें डिफरेंस होता है। सनलाइट में होने वाली रिएक्शन को फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो याद रखना जो सनलाइट या रेडिएशन है वो फोटोकेमिकल रिएक्शंस को स्पीड से कर देती है। कहने का मतलब कि रिएक्शन अगर लाइट में हो रही है तो फोटोकेमिकल रिएक्शन है, और जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है वो डिपेंड करती है हमारी लाइट की उस पर। यानी कि रात को जैसे जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है वो रात को नहीं होता, दिन में जितना होता है, क्योंकि दिन में सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। तो कहने का मतलब ऐसी रिएक्शन जो लाइट की प्रेजेंस में होती है उनकी स्पीड लाइट के बढ़ाने से बढ़ जाती है, ठीक है। और जो डार्क में होती है उनकी स्पीड नहीं बढ़ती है। याद रखोगे, कुछ ऐसी रिएक्शन होती है जो डार्क में टेक पार्ट करती है, कुछ ऐसी रिएक्शन होती है जो लाइट में टेक पार्ट करती है। जो रिएक्शन लाइट में टेक पार्ट करती है उनकी स्पीड बढ़ जाती है जब आपका क्या हो जाता है, जब आपकी लाइट बढ़ा दी जाती है, ठीक है। तो कहने का मतलब फोटोकेमिकल रिएक्शन जो आपकी होती है वो प्रेजेंस ऑफ लाइट से अफेक्टेड होती है। तो ये 5-6 पॉइंट थे जिनके ऊपर रिएक्शन डिपेंड करती है। नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, सरफेस एरिया और क्या, लाइट, ठीक है। अब अगला आपका आता है रेट लॉ क्या होता है। अगला टॉपिक क्या आता है, रेट लॉ। रेट लॉ क्या होता है, मान लो मैं एक हाइपोथेटिकल मान रहा हूं, मैं a प्लस बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट, ठीक है। a प्लस बी क्या बना आपका, प्रोडक्ट बना। तो रेट क्या है, k, a की पावर m और b की पावर क्या बोलेंगे हम, n। मैंने लिखा है ये, अभी कुछ भी नहीं है, ये प्रोडक्ट था। तो रेट जो है वो इसकी m पावर पे डिपेंड कर रही है, इसके n पावर पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। k को क्या बोलेंगे, k मैंने कांस्टेंट लगाया है, k कहलाएगा रेट कांस्टेंट। क्या कहलाएगा, रेट कांस्टेंट, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, रेट कांस्टेंट। अब मैं क्या करता हूँ, इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, दोनों को मैं क्या लिख लेता हूँ, 1। तो रेट किसके बराबर आ गई हमारी, के। तो क्या बोलोगे, यहाँ बोलोगे रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट व्हेन कंसंट्रेशन इज यूनिटी। अगर रिएक्टेंट जो है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर हम 1 मान लेते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारी रेट कांस्टेंट के इक्वल आ जाती है, ठीक है। तो क्या होगा, अगर कोई हाइपोथेटिकल रिएक्शन है a प्लस बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट, तो रेट क्या होती है, इसको k, इसकी m पावर, इसकी n, मतलब कि a के पार्टिकल है लाखों, b के पार्टिकल भी है लाखों, क्योंकि अवोगाड्रो नंबर के इक्विवेलेंट हो सकते हैं। तो उनमें से m पे डिपेंड करता है, क्योंकि हमने तो हाइपोथेटिकल लिया है, ये हम कोई रिएक्शन कर नहीं रहे, ये पर्टिकुलर रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रही है, इसलिए हमने इसको m लिख लिया, इसको n लिख लिया, और इन दोनों की कंसंट्रेशन को क्या मान लिया, 1 मान लिया। अब इनकी कंसंट्रेशन अगर आप 1 मान लेते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास कंसंट्रेशन अगर यूनिटी है तो ये 1, ये 1, तो रेट किसके बराबर आ गई, k। अब इसको आप यहाँ पे मैथमेटिकली आप यूज कर सकते हो, क्या कर सकते हो, मैथमेटिकली यूज कर सकते हो। और मैथमेटिकली यूज में क्या होगा, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, यानी कि रेट जो है वो k के बराबर कब हो जाता है, जब दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो, जब दोनों की कंसंट्रेशन हमारी कितनी हो, यूनिटी हो, ठीक है। अब रेट, ये डिपेंडेंस हमने देखा, ये m पे डिपेंड करता है, ये n पे डिपेंड करता है।
तो इनको हम किस कंडीशन में यूज करेंगे उसको हम कहते हैं ऑर्डर। ठीक है, तो ऑर्डर क्या होता है, इसके बाद आपका आएगा इन से स्टार्ट होती है, एम और एन पे डिपेंड करता है ना, तो जिन पे डिपेंड करता है वही उनका क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है। तो ऑर्डर क्या होगा, order of reaction, the sum of exponent, समझना है इसका मतलब, powers of concentration on which rate of reaction depend। क्या है ये, सम ऑफ पावर एक्सपोनेंट होती है जिसके ऊपर रिएक्टेंट किसकी होती है, रिएक्टेंट की, जिनके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। अभी आ जाएगा समझ में। मान लो मैं एक रिएक्शन ले रहा हूँ, रिएक्शन है हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट। तो ये कुछ रिएक्टेंट ले लिए, तो रेट किसके बराबर आएगी, सबको पता है रेट जो पीछे यूज किया था के, ए की पावर जो भी आपको लगे एम लिख दिया, बी की एन लिख दिया, सी की एन लिख दिया। तो मान लो एम एन, ये एम है ये एन है, इसकी कोई और लिख दो, पी लिख दो। ठीक है, तो एम क्या है यहाँ पर, एम यहाँ पर एम एन और पी क्या है, एम है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एम क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए, एन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू बी, और भाई पी क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू सी। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो एम एन और पी है जिनके ऊपर रिएक्शन डिपेंड कर रही है, ये क्या कहलाता है, ये ऑर्डर कहलाता है। ये एम किसका है, ए का, तो ये ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर हो गया, ये बी का है तो बी के रेस्पेक्ट में हो गया, ये सी का है तो सी के रेस्पेक्ट में हो गया। हम इनका सम कर देते हैं एम प्लस एन प्लस पी, ये क्या कहलाएगा आपका ओवरऑल ऑर्डर। क्या कहलाएगा ये आपका ओवरऑल ऑर्डर। मतलब आप इनको सबको जोड़ दोगे तो हमारे पूरी रिएक्शन जो है ये इसका ऑर्डर आ जाएगा। अब आप कहोगे सर ये एम एन पी, आप, मैं ये जनरली एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन के लिए बता रहा हूँ कि जो हमारी रिएक्शन होती है वो एक, मान लो कैसे भी है, एक रिएक्शन है तो ये ए है वो एम पावर पे डिपेंड करता है, यानी कि जो ए है ना इसकी पावर एम पे रिएक्शन डिपेंड करती है, ये बी की एन पे डिपेंड करती है, सी की एन पी पे डिपेंड करती है। यानी कि एम एन पी क्या हुआ, जिनके ऊपर रिएक्शन डिपेंड कर रही है, और जिनके ऊपर रिएक्शन डिपेंड करती है उनको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑर्डर था वो अलग अलग आएगा आपका ऑर्डर। आपका ऑर्डर क्या आएगा, जैसे ऑर्डर आपका हो सकता है 0 1 2 3 ऐसे रिएक्शन। 0 का मतलब कुछ भी नहीं, तो क्या बोला था, रिएक्शन विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी कंसंट्रेशन टर्म। मतलब ऐसी रिएक्शन जीरो ऑर्डर कहलाएगी जो किसी भी कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड नहीं करती है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, H2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू 2HCl। सनलाइट की प्रेजेंस में लाइट होती है, ये रिएक्टेंट, ये भी रिएक्टेंट, तो जो रिएक्टेंट है ये कोलाइड हो रहे हैं, और लाइट जब अगर होती है तो ये रिएक्शन HCl में कन्वर्ट हो जाता है एक रिएक्टेंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ, सनलाइट। तो ये रिएक्शन डिपेंड इस पे कर रही है, इस पे कर रही है, वो तो इस पे कर रही है, इसका मतलब ना इसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है ना इसकी। अगर इनकी कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं कर रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। काफ़ी और भी एग्जाम्पल है, जैसे 2NH3, ये जब आपका 1147 केल्विन पे प्लेटिनम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जब रिएक्शन होती है तो ये किस में टूटता है, N2 प्लस 3H2 में। तो ये टेम्परेचर और ये कैटलिस्ट यूज नहीं करोगे तब तक ये रिएक्शन होती नहीं है। इसका मतलब रिएक्शन डिपेंड इनके ऊपर ना करके इन पे डिपेंड करे। काफ़ी ऐसी रिएक्शन होती है जो कैटलिस्ट वगैरह पे ज़्यादा डिपेंडेंस रखती है, उनको हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन लेंगे। अब आपके डेफिनेशन समझ में आ जाएगा। अगर हम इस जीरो ऑर्डर को फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट करें, किस में करें, फर्स्ट में,
तो क्या बोलोगे, द रिएक्शन विच डिपेंड ऑन वन कंसंट्रेशन टर्म, जो एक कंसंट्रेशन टर्म पे, देखो जीरो में किसी पे डिपेंड ना करे और उसमें किस पे डिपेंड करे, वन कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करे, तो उसको हम क्या कह देंगे, उसको हम कह देंगे फर्स्ट। अगर एक पे डिपेंड करे तो उसको क्या कह देंगे हम, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कह देंगे, ठीक है। और अगर दो कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करे उसको क्या कह देंगे, सेकंड ऑर्डर। तीन पे डिपेंड करे उसको क्या कह देंगे, थर्ड ऑर्डर। तो जीरो किसी पे भी डिपेंड ना करे उसको क्या कहेंगे, जीरो ऑर्डर। तो अब ये उसी है, आपको एग्जाम्पल याद रखना है। देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का आपको एग्जाम्पल ध्यान रखना है, बाकी एग्जाम्पल हम क्लियर समझा देंगे आपको, क्योंकि ऑर्डर जो होता है ये एक्सपेरिमेंटल होता है, इसको आप देखते ही नहीं बता सकते, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जैसे एग्जाम्पल है PCl5 इज इक्वल टू PCl3 प्लस Cl2, तो रिएक्शन है ये, इसके ऊपर रेट जो है वो PCl5 की वन कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करता है, ठीक है। SO2Cl2 है, ये जो SO2Cl2 है ये जब ब्रेक होता है तो SO2 गैस अलग और Cl2 अलग, तो जो रेट आपकी होती है ये आपकी SO2Cl2 इसकी वन कंसंट्रेशन डिपेंड करती है। आपको मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ, डेफिनेशन याद करना ऑर्डर का आसान है, और क्या बोलते हैं एग्जाम्पल थोड़ा टिपिकल है। एग्जाम्पल आपको पर्टिकुलर याद करना ही पड़ेगा, प्रैक्टिकल है ये, ठीक है। इसको मेरे को भी कोई भी रिएक्शन आप लिख दोगे तो मैं भी नहीं बता सकता इसमें ऑर्डर क्या है, वो कैलकुलेट करने का एक तरीका है, न्यूमेरिकल आएंगे कैलकुलेशन करने के, वो वहाँ करेंगे, बट हर एक डेफिनेशन के बाद एग्जाम्पल आपको याद करना ही पड़ेगा। अगर यही रिएक्शन आपकी फर्स्ट ऑर्डर ना होके सेकंड ऑर्डर अगर हो जाती है तो क्या करोगे, द रिएक्शन विच डिपेंड ऑन टू कंसंट्रेशन टर्म, कितने कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करेगा, टू कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करेगा। तो उसके लिए हम एग्जाम्पल क्या यूज करेंगे, उसके लिए जो हम एग्जाम्पल यूज करेंगे वो आपका सेकंड ऑर्डर के लिए एग्जाम्पल हो जाएगा। अब सेकंड ऑर्डर में जैसे एग्जाम्पल मैं यूज कर सकता हूँ 2HI, ये रिएक्शन होती है H2 प्लस I2, तो जो रेट आपकी होती है HI की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब बच्चे के दिमाग में क्या आएगा, वो ये सोचेगा कि जितना ये यहाँ रिएक्टेंट होता है उतना ही इसका ऑर्डर होता है, बिल्कुल नहीं होता। ऑर्डर की कई बार जितना ये होता है उतना होता है, कई बार नहीं भी होता है, ठीक है। तो कभी इस गलतफहमी में मत रहना कि जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट उतने ही आपके क्या होते हैं, रिएक्शन डिपेंडेंस होते हैं, बिल्कुल नहीं होते, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, इसलिए आपको पर्टिकुलर याद रखना पड़ेगा। अब ये आपका आता है थर्ड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर में क्या बोलोगे डेफिनेशन, द रिएक्शन विच डिपेंड ऑन थ्री कंसंट्रेशन टर्म, मतलब रिएक्टेंट के जो होते हैं उनमें तीन के ऊपर जो डिपेंड करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, थर्ड ऑर्डर कहते हैं। जैसे हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं 2NO प्लस O2, तो क्या बन जाएगा ये आपके पास 2NO प्लस O2 किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2NO2, बैलेंस कर लेना, ठीक है 2NO2। तो ये जो रिएक्शन है वो दो इस पे और एक इस पे डिपेंड करता है, तो ठीक है। तो 2NO रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन होगी NO की पावर 2 पे और O की पावर O2 की पावर 1 पे, तो 2 रे 3, ठीक है। न्यूमेरिकल कैसे आता है, जैसे रिएक्शन ऐसे दे देगा, रेट इज इक्वल टू के A की पावर 1 लिख दिया, B की पावर लिख दिया 3/2, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, ये आपको कहलाएगा कि आपकी इनकी जो पावर आए ना उनको जोड़ दो, 3/2 और 1, तो कितना हो जाएगा ये 5/2, तो ऑर्डर आपका ये हो गया। या रेट अगर आपको ऐसे देते हैं, ऐसे कई न्यूमेरिकल आएंगे आपके एनसीईआरटी में भी हैं कि A की पावर 1 B की पावर 2, तो ओवरऑल ऑर्डर रिएक्शन में क्या हो जाएगी, इनकी पावर को जोड़ दिया होती है, ठीक है। न्यूमेरिकल बिल्कुल सिंपल से होते हैं इनके अंदर, ठीक है। इसके बाद एक आता है इसके अंदर फ्रैक्शनल ऑर्डर। फ्रैक्शनल ऑर्डर क्या होता है, वो रिएक्शन जो रेट ऑफ रिएक्शन जिसकी फ्रैक्शन पे डिपेंड करे, 1 2 3 डायरेक्ट डिपेंड ना करे, किसके ऊपर डिपेंड करे, फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करे, तो उसको हम बोलेंगे फ्रैक्शनल, विच डिपेंड ऑन फ्रैक्शन, मतलब जो फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट भी डिपेंड करे। जैसे अपने पास CH3CHO आपका होता है,
ये CH4+CO में टूट जाता है। तो हम रेट अगर हम चेक करते हैं तो हम देखते हैं प्रैक्टिकली इट वाज फाउंड दैट द रेट इज 1.5। रिएक्शन जो होती है इसके 1.5 पे डिपेंड करती है। अब आप ये पूछोगे सर आप हर बार वो कभी 1 लिख देते हो कभी 2, बस इस यूनिट में मैं इनके बारे में बोल रहा हूँ, इनके एग्जाम्पल्स आपको ध्यान से याद रखने हैं। जीरो ऑर्डर द रिएक्शन विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी कंसंट्रेशन फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर डिपेंड ऑन 1 कंसंट्रेशन, सेकंड ऑर्डर डिपेंड ऑन 2। डेफिनेशन आसान है, आपको उनके एग्जाम्पल्स पे आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसके साथ आपका ऑर्डर खत्म होता है। अब हम ऑर्डर जो हैं उनकी 0 फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर है उनकी हम यूनिट्स निकालना आपको समझाएंगे। तो यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, यूनिट अगर निकालोगे कंसंट्रेशन की टर्म में तो आपको पता है रेट किसके बराबर होता है। रेट आपका डिपेंड करता है, ऑर्डर के लिए हम यूनिट बताएंगे तो रेट बराबर मैं ऐसे लिख देता हूँ के ए की पावर एन, नहीं पता कितना है ये एन, तो आप के निकालो, रेट इसको नीचे ले जाता हूँ मैं, ए की पावर एन। रेट जो है उसको क्या लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होती है कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो आपको लिख देना है कंसंट्रेशन और ये लिख देना है टाइम इंटू 1/a की पावर, तो क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन पावर एन। इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन पावर 1 था, ये नीचे एन है 1 - n और टाइम इनवर्स। तो ये आपके पास क्या हो गई, एक ओवरऑल यूनिट हो गई। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, कंसंट्रेशन पावर 1 - n, टाइम की यूनिट क्या हो जाएगी, टाइम इनवर्स हो जाएगा। अब आपको यहाँ से पर्टिकुलर निकालना है। देखो कंसंट्रेशन जो आपकी होती है इसकी यूनिट आपकी होगी मोल पर लीटर, टाइम की यूनिट होगी सबसे छोटी यूनिट होगी सेकंड, मिनट, घंटे, दिन, कुछ भी हो सकता है वो। तो अब आप सेकंड यूज करेंगे। अगर आपको जीरो ऑर्डर के लिए करना था N0, फर्स्ट ऑर्डर के लिए 1, सेकंड के लिए 2 और थर्ड के लिए 3। तो ये तो आपका हो गया जीरो ऑर्डर, ये आपका हो गया फर्स्ट ऑर्डर, ये आपका हो गया सेकंड ऑर्डर, ये आपका हो गया थर्ड ऑर्डर। तो जीरो ऑर्डर यार जीरो रखूंगा तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन की पावर 1 और टाइम इनवर्स। तो क्या बना, अब ये वैल्यू रख दो, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। क्लियर, यहाँ 1 रखो, 1 - 1 0, सम किसी की भी पावर 0 1 होता है, तो यहाँ पर क्या आ गया टाइम इनवर्स। तो यूनिट क्या आ गई है, सेकंड इनवर्स। 2 रख दो तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन की पावर -1 और टाइम -1। तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर और इसका -1 और सेकंड इनवर्स। आगे सोल्व कर लेना। 3 रखोगे तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन 1 - 3 - 2 टाइम इनवर्स, तो क्या हो जाएगा मोल पर लीटर और पावर -2 और सेकंड इनवर्स। तो ये फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट हो गई, ये सेकंड नहीं सॉरी ये जीरो ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर, ये थर्ड सेकंड ऑर्डर, ये थर्ड। किसी भी ऑर्डर की पूछ ले, मान लो वो कहता है कि भाई फ्रैक्शन ऑर्डर की बताओ, तो n मान लो फ्रैक्शन ऑर्डर 1.5 पूछ रहा है, तो आप क्या करोगे, n की वैल्यू 1.5 रख दोगे, तो कंसंट्रेशन कितना बचेगा, कंसंट्रेशन बचेगा 0.5 और टाइम इनवर्स। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर 0.5 टाइम इनवर्स। आगे पुटअप कर देना, आ जाएगा। तो इस तरह से आप इनकी यूनिट को सोल्व आउट करोगे। ये तो थी कंसंट्रेशन की टर्म में। अब आप इसी को ही प्रेशर की टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो वहां पर जहां कंसंट्रेशन आ रहा था ना, वहां पर प्रेशर आ जाएगा, और प्रेशर की जो यूनिट होती है वो होती है एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो वहां पर आप रेट क्या हो जाएगी आपके पास, K = रेट ए की पावर n। तो यहाँ पर आप जब सोल्व करोगे तो ये यूनिट आपकी रेट वहाँ क्या था कंसंट्रेशन का, यहाँ पे क्या लिख देंगे एटमॉस्फेयर। अगर प्रेशर की टर्म में अगर आप निकालना चाहते हो तो यूनिट क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी एटमॉस्फेयर की पावर 1 - n टाइम इनवर्स। ठीक है, तो अगर आपके पास यहाँ पर फिर वही 0 1 2 3, तो जीरो ऑर्डर के लिए फर्स्ट के लिए थर्ड, सेकंड के लिए थर्ड के लिए यहाँ पुटअप करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन की आपकी यूनिट आती चली जाएगी। अब की बार 1 नंबर में क्वेश्चन टेम्परेचर नहीं कंसंट्रेशन की टर्म में जो यूनिट आई थी, शायद फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट पूछी गई थी, और आपको मैंने एक जनरल फॉर्मूले में बता दिया, किसी भी ऑर्डर के लिए पूछे आपको वो n की वैल्यू पुटअप कर देना, वही आपका ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आपको ऑर्डर बता चुके हैं, तो अब हम आपको बताएंगे
मोलिकुलरिटी क्या होती है। तो मोलिकुलरिटी बताने से पहले हम आपको बताएंगे एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है। एलिमेंट्री रिएक्शन, द रिएक्शन which complete in single step, वो रिएक्शन जो एक ही स्टेप में पूरी होती हो उसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है। एक आपका होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है, which complete in more than वन स्टेप, जो एक से ज्यादा स्टेप में पूरी उसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स। ठीक है। तो अब आपके पास जो मोलिकुलरिटी रिएक्ट होती है वो क्या होती है, ये आसान है। मोलिकुलरिटी, मोलिकुलरिटी क्या होती है, द एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स टेक पार्ट, या लिख के आ सकता है कोलाइड। जब कोई रिएक्शन होती है उसमें कितने एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल टेक पार्ट करते हैं। ठीक है। इन ए एलिमेंट्री रिएक्शन, यानी कि ऐसी रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में पूरी होती है, उन स्टेप्स के अंदर जितने एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स एक साथ रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं उनको हम क्या कह देते हैं, उसकी मोलिकुलरिटी कह देते हैं। सिंपल सी बात है, यानी जितने रिएक्टेंट रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं, बट रिएक्शन कैसी होनी चाहिए, एलिमेंट्री। ऐसी रिएक्शन होनी चाहिए जो सिंगल स्टेप में हो रही हो। जो एक से ज्यादा स्टेप में हो रही, नहीं कॉम्प्लेक्स है, उसके लिए हमें उसका मैकेनिज्म बताना पड़ता है, वो नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो कहने का मतलब क्या होगा कि जो मोलिकुलरिटी है वो ये होता है कि जितने एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं या एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, क्योंकि रिएक्शन में टेक पार्ट करने का मतलब है तो वो एक दूसरे से स्ट्राइक होंगे तभी तो रिएक्शन होगी, तो वो ही आपका क्या कहलाएगा, उसका मोलिकुलरिटी कहलाएगा। तो इसमें पहला आपका आता है जैसे यूनिमोलिकुलर, यानी कि मोलिकुलरिटी जिसकी कितनी हो, वन हो, मोलिकुलरिटी कितनी हो, वन हो, उसको हम क्या कहते हैं, यूनिमोलिकुलर। यूनि का मतलब केमिस्ट्री में क्या होता है, वन, यानी कि रिएक्टेंट वन होना चाहिए। जैसे मैं ये लिख देता हूँ, काफी एग्जाम्पल है, जैसे PCl5 इज इक्वल टू PCl3 प्लस Cl2, तो रिएक्टेंट कितना है, वन, तो क्या हो गया ये यूनिमोलिकुलर। अगला है बाईमोलिकुलर, तो बाई में आप तो सिंपल समझ में आ गया, मोलिकुलरिटी कितनी होनी चाहिए, दो होनी चाहिए। तो जैसे H2 प्लस I2 इज इक्वल टू 2HI, ये काउंट कर लो डायरेक्ट, एक है इसके आगे, एक है इसके आगे, एक एक दो, तो मोलिकुलरिटी कितनी हो गई, दो। अब इसके बाद आता है ट्राईमोलिकुलर। ट्राईमोलिकुलर क्या होता है, जिसकी मोलिकुलरिटी कितनी हो, तीन हो। तीन मतलब रिएक्टेंट तीन, जैसे ये है 2NO प्लस O2 इज इक्वल टू 2NO2, तो इसके अंदर दो ये हैं, एक ये है, तो इसको क्या बोलोगे आप, ट्राईमोलिकुलर। अगला है आपका पॉलीमोलिकुलर। पॉली का मतलब मैनी, मैनी का मतलब मोर देन थ्री, तीन से ज्यादा जिसकी मोलिकुलरिटी हो। तो एग्जांपल है जैसे N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3, तो कितना हो गया, एक रे तीन, चार। तीन से ज्यादा रिएक्टेंट अगर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीमोलिकुलर। तो यूनिमोलिकुलर क्या होता है, जिसकी मोलिकुलरिटी वन हो, बाई मतलब दो हो, ट्राई मतलब तीन और पॉली मतलब चार, तीन से ज्यादा हो। रिएक्टेंट जितने उतनी मोलिकुलरिटी, यहाँ एक है, यहाँ दो है, यहाँ दो और एक तीन है, और यहाँ पर चार है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा है, किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में जितने एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल रिएक्शन के अंदर टेक पार्ट करते हैं और जो कोलाइड होते हैं एक दूसरे से, उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी मोलिकुलरिटी कहते हैं। और ऑर्डर जो होता है वो होता है जिनके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअल में डिपेंड करती है। यहाँ पर ये इन पे डिपेंड नहीं करती रिएक्शन होना, बट ये टेक पार्ट करते हैं, जितने टेक पार्ट करते हैं वो मोलिकुलरिटी, और इनमें से कितने एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल पे रिएक्शन डिपेंड करती है, वो आपका क्या होता है, ऑर्डर होता है। एक डेफिनेशन और है, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्या होता है, इंटरमीडिएट वो होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो हमारी होती है तो उसमें मैकेनिज्म होता है, तो मैकेनिज्म जो होता है तो उसमें इंटरमीडिएट जो होगा वो फर्स्ट जो स्टेप हमारी होती है
उसके अंदर तो वो प्रोड्यूस होता है, और जो सेकंड स्टेप हमारी होती है उसके अंदर वो कंज्यूम हो जाता है। ठीक है, तो क्या बोलोगे, द स्पीसीज विच आर प्रोड्यूस्ड इन वन स्टेप एंड कंज्यूम्ड इन द अनदर स्टेप इज कॉल्ड इट्स इंटरमीडिएट। ठीक है, तो यहां तक आपको ये जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो आपका होगा ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी का डिफरेंस, रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन रेट में डिफरेंस और मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन का। ठीक है, तो आज आपको ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी, उनकी यूनिट्स और रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, ये सब आप आज तैयार करेंगे।